सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने एसपीटी के क्लास के अंतर्गत अध्याय 3 तक को देखा है। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 4 को पढ़ेंगे और इसके बाद कल का जो क्लास होगा एसपीटी का आखिरी क्लास होगा, हम लोग सारे अध्यायों को कल ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप लोग पहले के अध्याय को नहीं देखे हैं, एसपीटी के पहले की क्लास को नहीं देखे हैं, तो उसे ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वे सारे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अध्याय 4। इसके अंतर्गत हम लोगों को बंजर भूमियों तथा खाली होल्डिंगों यानी कि जोतों की बंदोबस्ती के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो भी बंजर भूमि है, जो भी खाली जोत है, उसकी जो बंदोबस्ती होगी उसकी व्याख्या किस अध्याय में की गई है, तो अध्याय 4 में की गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि एसपीटी के किस अध्याय में बंजर भूमि और खाली जोतों के बंदोबस्ती का उल्लेख है। तो आपका जवाब होगा अध्याय 4। और इसके अंतर्गत हम लोगों को धारा 27 से धारा 42 तक को पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक करके सारे धाराओं को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली धारा है 27 बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जाना। यानी कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती जो है सरकार द्वारा निर्मित नियम यानी तो डॉक्यूमेंट में के माध्यम से लीज के जरिए किया जाएगा। चलिए इसे समझ लेते हैं हम लोग। बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टा या अमलनामा मतलब स्वीकृति के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पट्टा यानी लीज या अमलनामा की 4 प्रति, मैं बोल रहा हूँ 4 प्रति तैयार की जाएगी तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। देखते हैं कौन कौन से वे व्यक्ति हैं। तो उपायुक्त, भूस्वामी, ग्राम प्रधान और संबंधित रैयत, ये चारों को जो है एक एक कॉपी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी बंजर भूमि है उसकी जो बंदोबस्ती की जाएगी ना, वह जो है पट्टा या नहीं तो अमलनामा के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो पट्टा है और अमलनामा है उसकी 4 कॉपी बनाई जाएगी और उसे जो है उपायुक्त, भूस्वामी, ग्राम प्रधान और संबंधित रैयत को प्रदान की जाएगी। तो धारा 27 के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उसे हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगली धारा है 28। इस धारा के अनुसार बंजर भूमि के बंदोबस्ती के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होगा। यानी जो भी बंजर भूमि है वो किसे अलॉट किया जाएगा, किसे दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाएगी, उसका जो है उल्लेख किस में किया गया है, तो धारा 28 में किया गया है। देख लेते हैं। प्रत्येक रैयत की आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार भूमि का साम्यपूर्ण वितरण यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी रैयत है उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उन्हीं के अनुसार जो है भूमि का जो है वितरण किया जाएगा। फिर अगला है ग्राम समुदाय अथवा राज्य के प्रति विशेष सेवा करने वाले व्यक्तियों को। यानी कि यह जो बंजर भूमि है इसका जो बंदोबस्ती की जाएगी ग्राम समुदाय को किया जाएगा अथवा राज्य के प्रति जो भी वैसे व्यक्ति जो विशेष सेवा किए हैं उन्हें भी जो है बंजर भूमि बंदोबस्ती की जा सकती है। फिर अगला है रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि की निकटता। यह भी देखा जाएगा यहाँ पे कि रैयत की जो भूमि है, जमाबंदी भूमि है, उससे बंजर भूमि कितनी दूरी पे है, इसे भी ध्यान में रखकर इसकी बंदोबस्ती की जाएगी। तो हम लोगों ने धारा 28 को देख लिया। इसके अनुसार हम लोगों ने क्या देखा, तो जो भी बंजर भूमि है उसकी बंदोबस्ती में क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाएगा उसका उल्लेख किसमें है, तो धारा 28 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 28 के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूमिहीन श्रमिकों की उपयुक्त व्यवस्था के लिए। यानी वैसे श्रमिक जिसके पास जमीन नहीं है तो उसे इस्टेब्लिश करने के लिए जो है क्या किया जाएगा, उसे बंजर भूमि बंदोबस्त की जाएगी। तो देख लेते हैं। लेकिन ऐसे भूमिहीन कृषक, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बोला भूमिहीन श्रमिक, तो लेकिन ऐसे भूमिहीन कृषक या श्रमिक होने चाहिए जो गाँव के अस्थायी निवासी हों तथा यह अभिलिखित होना चाहिए कि उसका निवास गृह गांव में ही अवस्थित हो। यानी कि किसी भी भूमिहीन श्रमिक को वहां पे व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, वहां पे बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। इसके लिए कंडीशन यह है कि भूमिहीन श्रमिक या कृषक जो भी है वह उस गांव का अस्थायी निवासी हो, तभी उसे जो है बंजर भूमि बंदोबस्ती की जाएगी। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा है 29। उपायुक्त के स्वीकृति के बिना मूल रैयत या ग्राम प्रधान बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती नहीं कर सकता है। यानी कि जो भी मूल रैयत है या ग्राम प्रधान है वह बिना उपायुक्त के मंजूरी के या स्वीकृति के
बंजर भूमि या खाली भूमि का बंदोबस्ती नहीं कर सकता है। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा है 30। बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली होल्डिंग यानी जोत का उप विभाजन नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर खाली होल्डिंग है ना, जोत है ना, तो उसका जो है बंदोबस्ती के नज़रिए से विभाजन नहीं किया जा सकता है। देख लेते हैं। जमींदार की सहमति यानी कि भूस्वामी की सहमति तथा उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर भूस्वामी अगर मंजूरी दे दिया या नहीं तो उपायुक्त मंजूरी दे दिया तभी जो है विभाजन किया जा सकता है। इसके अलावे बंजर भूमि का विभाजन नहीं किया जा सकता है या खाली जोत का विभाजन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 31। दो या उससे अधिक ग्राम प्रमुख यानी कि दो ग्राम प्रमुख भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी ग्राम प्रमुख हो सकते हैं, सहमूल रैयतों या जमींदारों का संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना। यानी एक से अधिक जो है रैयत या जमींदार या ग्राम प्रमुख को इकट्ठा कर जो है बंदोबस्ती करना। किसी भी पक्ष की आपत्ति होने पर उपायुक्त के विवेक से बंदोबस्ती रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे खटपट हो गया, यानी कि कुछ भी, यानी इन सभी को बीच में जो है कुछ भेदभाव हो गया, मनमुटाव हो गया, तो उपायुक्त के विवेक के शक्ति से जो है इस बंदोबस्ती को रद्द किया जा सकता है। अगर दोनों पक्षों के बीच में कुछ जो है आपत्ति आ गई या कुछ भी झगड़ा हो गया तो उपायुक्त के पास पावर होगा कि यह बंदोबस्ती को वह रद्द या परिवर्तित कर सकता है। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा है 32। बंजर भूमि अथवा खाली भूमि के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष आपत्ति। यानी कि देखिए इसको इस तरह से समझिए, इस प्रकार के बंदोबस्त यदि ग्राम प्रधान, मूल रैयत अथवा जमींदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, यानी किसी को जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती दी गई हो और यह बंदोबस्ती ग्राम प्रधान, मूल रैयत या जमींदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, तो अस्वीकृति के 1 वर्ष के अंदर, मैं बोल रहा हूँ 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ग्राम प्रधान, मूल रैयत या जमींदार के अस्वीकृति के बाद जो है कितने वर्षों के अंदर उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा 1 वर्ष के अंदर। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 32 के अंतर्गत। चलिए अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा है 33। बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना की जाए। याद रखिएगा कितने वर्ष के अंदर? 5 वर्ष के अंदर। यानी कोई भी बंजर भूमि है और उसे जो है 5 जब से उसे बंदोबस्ती की गई है, बंदोबस्ती के दिन से लेकर 5 वर्ष के अंदर अगर उस बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया, वहाँ पे जो है कोई कार्य नहीं किया गया, तो बंदोबस्ती को जो है रद्द की जा सकती है। चलिए देख लेते हैं। इस धारा के अनुसार यदि बंदोबस्ती के पश्चात 5 वर्षों के अंदर बंदोबस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता हो तो उपायुक्त बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है तथा पुनः बंदोबस्ती लागू कर सकता है। यानी कि बंदोबस्ती के दिन से लेकर 5 वर्ष के अंदर अगर उस जमीन पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया तो उपायुक्त उस बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है। ठीक है, तो यह इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? तो धारा 33 के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा इसको। उपायुक्त गांव के बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। तो यानी कि उपायुक्त के पास यह शक्ति है कि गांव का कोई भी बंजर भूमि अगर है ना तो उसे पूजा स्थल में परिवर्तित कर सकता है या नहीं तो उसे शमशान घाट या कब्रिस्तान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यानी उपायुक्त गांव के बंजर भूमि को सार्वजनिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ये सारी चीज़ तो सार्वजनिक हो गई है ना, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आ जा सकता है, पूजा स्थल पर कोई भी आ सकता है, शमशान में भी कोई जा सकता है, कब्रिस्तान में भी कोई जा सकता है। तो ये सारे पावर किसके पास है? उपायुक्त के पास है कि वह जो है किसी भी बंजर भूमि को सार्वजनिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो यह किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 34। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा किस धारा, एसपीटी के किस अध्याय के अंतर्गत जो है उपायुक्त गांव के बंजर भूमि को सार्वजनिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर सकता है? तो आपका जवाब होगा यहाँ पे अध्याय 4। और अगर इस तरह से प्रश्न बनता है कि एसपीटी के किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त गांव के बंजर भूमि को सार्वजनिक स्थल के रूप में या नहीं तो जाहिर थान के रूप में या नहीं तो शमशान या कब्रिस्तान के रूप में परिवर्तित कर सकता है, तो आपका जवाब होगा धारा 34। चलिए अगली धारा को देख लेते हैं। बांध,
धारा 35, बांध, पोखर तथा अन्य जलाशय या धाराएं जिनका व्यवहार या तो बाढ़ से रक्षा के कामों में या सिंचाई, स्नान, पीने के लिए किया जाता हो, तो ऐसे भूमि की बंदोबस्ती रैयतों तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या खास गांव में जमींदार की राय के बिना या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी। यानी कि वैसे सार्वजनिक जलाशय और धाराएं जिसका यूज सभी लोग कर रहे हैं, तो वैसे जलाशय और धाराओं की बंदोबस्ती जो है रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या खास गांव के जमींदार के राय के बिना नहीं की जा सकती है। और अगर ये सब अगर दे भी दिए मंजूरी, तो जमींदार के उपायुक्त के अनुमोदन के बिना यह संभव नहीं है। उपायुक्त जब तक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक जो है इसकी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी। यह सारा धारा 35 के अंतर्गत था। इसमें और भी इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेते हैं। इस तरह के जलाशयों तथा धाराओं के पानी के व्यवहार के लिए किसी भी प्रकार का कर मालिक या जमींदार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सारे तो सार्वजनिक हो गए ना, ये जलाशय धाराएं, क्योंकि इसके पानी को सभी लोग यूज़ करेंगे, सिंचाई के लिए, स्नान के लिए, पीने के लिए सभी लोग यूज़ करेंगे। तो ऐसे धाराओं या जलाशय के पानी के यूज़ के लिए जो है किसी भी प्रकार का कर जो है उस जलाशय या धारा के मालिक द्वारा या जमींदार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि ऐसे जलाशय और धाराओं के पानी पर जो है किसी भी तरह का कर नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है 36। इस धारा के अनुसार गांव की सीमा की नदी, नहर, नाला, शमशान या कब्रिस्तान भूमि, सीमा चिन्ह, मार्ग भूमि, पूजा स्थल भूमि तथा शिविर भूमि यानी कि कैंप लैंड का बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। यानी कि धारा 36 के अंतर्गत कहा गया है कि गांव की सीमा की नदी, यानी कि गांव है कोई और कोई नदी वहाँ से बह रही है, बगल में फिर दूसरा गांव हो गया, तो यह जो नदी है सीमा का काम किया। तो इस तरह की नदी, नहर, नाला, शमशान या कब्रिस्तान की भूमि, कोई भी सीमा चिन्ह हो या कोई भी मार्ग का भूमि हो, पूजा स्थल का भूमि हो, कोई भी कैंप लैंड हो जहाँ पे शिविर सब लगाया जाता है, तो ऐसे जमीन का बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। तो इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? तो धारा 36 के अंतर्गत है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि गांव के सीमा की नदी, नहर, नाला, शमशान, कब्रिस्तान भूमि, सीमा चिन्ह या कोई भी चीज़ इस तरह का दे दिया, तो ऐसे भूमि की बंदोबस्ती किस धारा, एसपीटी के किस एक्ट या धारा के अनुसार नहीं की जा सकती है? तो आपका जवाब होगा धारा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 37। रैयत का मवेशी चराने का अधिकार, यानी कि चारागाह भूमि हो गया। यानी कि रैयत को अधिकार होगा कि वह अपने मवेशी को चरा सकता है। देखते हैं इसके बारे में। गांव में चारागाह भूमि का पृथक से व्यवस्था की जाएगी। यानी कोई भी गांव है वहां पे चारागाह के लिए एक अलग ही जमीन की व्यवस्था की जाएगी। तथा धारा 38 की उपधारा 2 के अनुसार अलग की गई चारागाह भूमि में गांव के रैयत को मवेशी चराने का अधिकार होगा। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है किस धारा की उपधारा के अनुसार, उपधारा 2 के अनुसार अलग की गई चारागाह भूमि में गांव के रैयत को मवेशी चराने का अधिकार होगा? तो आपका जवाब होगा धारा 38 का उपधारा 2 के अनुसार। ठीक है। फिर यहाँ प्रश्न बन सकता है गांव में चारागाह भूमि का पृथक से व्यवस्था किस धारा के अनुसार की जाएगी? तो आपका जवाब होगा धारा 37 के अनुसार की जाएगी। फिर यहाँ प्रश्न बन सकता है कि एसपीटी के अंतर्गत रैयत का मवेशी चराने का अधिकार का उल्लेख किस धारा में आता है? तो आपका जवाब होगा धारा 37। या यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि एसपीटी के अंतर्गत चारागाह भूमि का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपका जवाब होगा धारा 37। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अब अगली धारा है 38। चारागाह आबाद नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी जहाँ पे मवेशी को चराया जाएगा वैसा चारागाह या वैसा ज़मीन को जो है उस पर खेती नहीं की जा सकती है, उसे आबाद नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो धारा 38 के अंतर्गत है। देख लेते हैं। चारागाह भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तथा चारागाह भूमि का कुल क्षेत्रफल गांव के कुल क्षेत्रफल का 5% से कम हो। मैं बोल रहा हूँ चारागाह भूमि अगर गांव के टोटल क्षेत्रफल से 5%, टोटल क्षेत्रफल के 5% से कम हो अगर, तो उपायुक्त बंजर भूमि के क्षेत्र को चारागाह भूमि के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यानी गांव के कुल क्षेत्रफल के से जो है यह चारागाह भूमि 5% से कम हो। यानी कि गांव का जितना क्षेत्रफल है ना उसके 5% से अगर चारागाह भूमि कम हो तो उपायुक्त जो है
बंजर भूमि को चारागाह भूमि के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इसका उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 38 में है। अगली धारा है 39। जमींदार की अनुमति से रैयत अपने जोत से भिन्न भूमियों में पानी पीने तथा अन्य प्रयोजन के लिए पोखर तथा जलाशय खोद सकता है। तो यहाँ प्रश्न इस तरह बन सकता है कि एसपीटी की किस धारा के अंतर्गत जो है जमींदार के अनुमति से रैयत अपने जोत से भिन्न यानी अपने जोत से अलग जमीन पर पीने तथा अन्य प्रयोजन के लिए पोखर तथा जलाशय खोद सकता है। तो आपका जवाब होगा धारा 39। यानी कि यहाँ पे जो पोखर खोदेगा उसमें वह मछली पालन भी कर सकता है तथा अन्य काम भी वह कर सकता है। इसका उल्लेख धारा 39 में है। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 40। खास पोखर संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। इसको इस तरह समझिए कि किसी व्यक्ति को जो है किसी पोखर में यानी किसी खास पोखर में या अन्य जलाशय में मछली मारने का अधिकार या उपभोग प्राप्त हो, तो अधिकार तो उसे प्राप्त है, लेकिन वह जो है रैयत के अधिकारों का हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि वह मछली मारने का अधिकारी तो होगा, लेकिन रैयत के अधिकार को वहाँ पे वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 41। किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत तथा बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। यानी कि पहाड़िया जनजाति का जो गांव होगा उसमें जो खाली जोत होगी या बंजर भूमि होगा, तो उसका जो बंदोबस्ती है वह किसी भी गैर पहाड़िया व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किस में है? तो धारा 41 में है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनजाति से संबंधित है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। पहाड़िया जनजाति से संबंधित है, इसे रट जाइएगा पूरी तरह से। अगली धारा है 42, देख लेते हैं। अगली धारा है 42। उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो। यानी कि आजकल भी देखते होंगे जबरदस्ती कोई जो है किसी के ज़मीन पे अधिकार कर लेता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि वैसा व्यक्ति को बेदखल किया जाएगा जो अनाधिकार दखल किया हो उस ज़मीन पे, यानी कि ज़बरदस्ती का दखल किया हो कृषि भूमि पर। देख लेते हैं। उपायुक्त किसी भी समय अपनी इच्छा से अथवा आवेदन के आधार पर, यानी कि कोई आवेदन दे दिया कि मेरे ज़मीन पे जो है ज़बरदस्ती कोई घुस गया है, तो आवेदन के आधार पर उस व्यक्ति के बेदखली का आदेश दे सकता है। तो किसके द्वारा यह आदेश दिया जाएगा? उपायुक्त द्वारा दिया जाएगा। जो कृषि भूमि को अधिक्रमित किया हो अथवा उसे अर्जित या अपने कब्जे में कर लिया हो, यानी कि वैसा व्यक्ति जो जबरदस्ती किसी के कृषि भूमि पर अधिकार कर लिया हो, तो उसके बेदखली के लिए आदेश जो है उपायुक्त द्वारा दिया जा सकता है। या इसका उल्लेख धारा 42 के अंतर्गत है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 को अच्छी तरह से समझ लिया। जितनी भी धाराएं हैं उसे मैंने एक एक कर अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है एसपीटी का, तो उसे आप लोग जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए कल का क्लास आप लोगों का एसपीटी का आखिरी क्लास होगा। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।